नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीके शर्मा और टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम किसी न किसी नए मुद्दे के साथ में आपके साथ हाजिर होते हैं और चर्चा करते हैं उस विषय पर अपने खास अतिथियों के साथ में। आज ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं। बात होती है हमारे परिवार की और बात होती है हमारे समाज की, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं परिवार और समाज को लेकर तो बात हमें करनी पड़ती है अपने देश की। देश की अस्मिता के लिए, देश की आन बान शान के लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है और अपने देश को हर अर्थ में आगे बढ़ाना है। ये बड़ी बड़ी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का विषय ही हमारा ऐसा है कि जो बुनियाद है हमारे देश को मजबूत करने की या परिवार को या समाज को मजबूत करने की, तो उसका आधार हम शुरू से जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा आधार है और शिक्षा के आधार पर ही हम अपने परिवार को, समाज को और देश को मजबूत कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर आज हमारे पैनल में दो विद्वत जन मौजूद हैं। हमारे साथ में शिक्षाविद हैं और हमारे साथ में एडवोकेट भी हैं। मुद्दा यह है कि शिक्षा को लेकर सरकारें अपनी अपनी नीतियां बनाती हैं और वो आमूल परिवर्तन करती हैं ताकि हमारे समाज में, हमारे इतिहास के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो। साथ में आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है उसको हमारी संस्कृति का भी परिचय कराया जाए और आने वाले जो नस्लें हैं वो समय के अनुरूप विज्ञान और तकनीकी से जुड़कर देश के विकास में सहभागिता करें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर मनीषा दहिया जी हैं। मनीषा जी शिक्षाविद हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करती हैं। मनीषा जी, सवाल ये होता है कि जब हम परिवार में बच्चा आता है तो उसको हम घर से बाहर एक प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजते हैं और उस शिक्षा में हालांकि हम जानते हैं कि हमारा जो बच्चों का पहला गुरु उसकी माँ होती है, लेकिन शिक्षा की बात करें तो स्कूल में प्राथमिक स्तर पर वो जब अध्ययन के लिए जाता है तो अभी तक की जो हमारी नीतियां हैं, सरकार की जो शिक्षा नीति है, वो कितनी सहायक सिद्ध हो रही हैं और डेवलपमेंट में कितना कारगर साबित हो रही है? देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एक शिक्षाविद से मैं ये कहूँगी कि बच्चा जब भी स्कूल में आता है तो उसका एक सिर्फ हम आईक्यू लेवल ही नहीं बढ़ाते हैं, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। उसका हम पूरा फिजिकल है, इमोशनल है, वो अपने सहपाठियों से जुड़ता है, वो अपने टीचर से जुड़ता है, वो अपनी बातों को शेयर करता है, वो हर चीज़ के साथ बच्चों के साथ कंटिन्यू करता है। तो एक बच्चे के लिए, उसकी बुनियादी शिक्षा के लिए एक स्कूल बहुत ज़रूरी है, एक टीचर का सहयोग बहुत ज़रूरी है, उसके सहपाठियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके पूर्ण विकास के लिए स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसकी बुनियादी शिक्षा ही उसे दे सकती है। तो जो भारत की शिक्षा नीति है, प्राथमिक शिक्षा नीति है, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं पहले वाली शिक्षा नीति पर इतना ज़्यादा नहीं सहमत थे, जो कि हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षण नीति जो आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की बात की गई है प्राथमिक शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में, कि बच्चे का जब जन्म होता है उसी से उसका सीखना आरंभ हो जाता है। उसमें आंगनवाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। हर जगह टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है। जो चीज़ हम छोड़ देते थे कि जब बच्चा पैदा हुआ है और उससे 3 साल तक उसको कोई नहीं, मतलब वो खेलेगा, चलेगा, जाएगा, आएगा, ये सब करेगा, पर अब ऐसा नहीं है। सबने ये एक साइंटिफिकली रिसर्च कर लिया है कि बच्चा उस एज में सबसे ज़्यादा सीखता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो वो एज अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी नीतियाँ इसमें आ रही हैं, बहुत अच्छे से लोग इसमें काम कर रहे हैं। दोस्तों, लगभग 72 साल हो चुके भारत को आज़ाद हुए और इसकी वजह से भारत की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है और पूरा विश्व अपने तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी रूप में सरकारें भी शिक्षा नीति में समय समय पर परिवर्तन करती हैं। मेरे साथ में दूसरी पैनलिस्ट हैं संगीता तलवार जी, जो एडवोकेट हैं पेशे से, साथ साथ भी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपका समाज से जुड़ाव है और काफी गरीब तबके को भी आप नजदीक से देखती हैं और समाज में जो विकसित लोग हैं उन तक भी जाती है। तो भारतीय सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर दी जा रही है उससे आप कितना सहमत हैं और क्या बच्चों के व्यक्तित्व में, जो कि अपने घर आंगन से निकलकर पहली बार स्कूल के दरवाजे तक पहुंचता है, तो उसमें ये शिक्षा नीति कितनी कारगर साबित हो रही है?
नमस्कार है मेरा सभी को पहले तो। और आपने बात की शिक्षा नीति की, नई जो अभी आपने देखा 2020 जो हमारा बहुत ही बुरा गया, जिसमें बच्चे स्कूल गए ही नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो स्कूल देखा ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है। उन्होंने टीवी पर, फ़ोन पर शिक्षा प्राप्त की है। तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ जो अब ये तकनीक अपनाई गई कि घर में बच्चे शिक्षा लें और स्कूल ना जाएं। तो स्कूल में जाकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उन्हें फ्रेंड्स मिलते हैं, उन्हें एक माहौल मिलता है, पढ़ाई का माहौल मिलता है। घर में बैठ के वो माहौल नहीं मिलता है। तो बच्चों के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। जो घर में बच्चों ने पढ़ा, मेरी बच्चों से आज काफ़ी बच्चों से बातचीत हुई इस विषय को लेकर के, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू हुए हैं। तो उनसे हमने पूछा कि आपको स्कूल जा रहे हैं तो अब कैसा लग रहा है? तो बोले हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ फ्रेंड्स मिल रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं, हम फेस टू फेस टीचर से बात कर सकते हैं। हमें ये समस्या है या ये हमें समझ में नहीं आ रहा या ये प्रॉब्लम है। अब अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो छोटे बच्चे टीचर से अटैच्ड होते हैं। एज ए मदर, जो प्राइमरी टीचर होती हैं वो एज ए मदर उनको ट्रीट करती हैं, उनको वो स्नेह देती हैं, वो प्यार देती हैं और वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो एक लगाव हो जाता है, तो वो फोन पर नहीं हो सकता है। संगीता जी, जो सरकारें माहौल दे रही है प्राथमिक शिक्षा में, जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बच्चा अपने घर से निकलकर पहली बार स्कूल आता है तो उसको पहले तो ये सिखाया जाता है कि स्कूल का वातावरण घर के वातावरण से अलग है, और दूसरा जो सामने शिक्षक के रूप में टीचर उसके सामने है, उसकी बात को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी माँ के अलावा एक और गुरु है जो उसको नए रूप में आगे बढ़ा रही है। तो ये जो नीति है सरकार की, ये कितनी सार्थक है, ये सवाल है मुद्दा। ये सार्थक है क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है और एक अनुशासन सीखता है, वो उसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। घर से अलग होना होता है। वो स्कूल में जाता है तो 3 घंटे 4 घंटे और धीरे धीरे 6 घंटे वो अपने घर से अलग रहने लग जाता है और वो स्कूल में अपना समय बिताता है। तो एक अनुशासन सीखता है, अपने देश के बारे में सीखता है, हमारे देश में क्या चल रहा है, साइंस के बारे में सीखता है। तो बहुत कुछ उसे सीखने के लिए मिलता है। तो जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला चरण बढ़ाते हैं शिक्षा नीति में। जैसे कि आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षा के बाद में माध्यमिक शिक्षा, जहां पर कि हम मूल रूप से अपने शिक्षार्थियों को, अपने बच्चों को अपने देश के इतिहास के बारे में, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, और साथ साथ वैकल्पिक शिक्षा, जो साथ में कुछ बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, वो एक मध्यम स्तर पर भी आकर ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जिससे कि वो अपना रोजगार पैदा कर सकते। तो माध्यमिक शिक्षा का जो स्वरूप है भारत में, आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर दहिया जी कि जिस तरह का जो स्वरूप है उससे आप सहमत हैं कि क्या वो हमारे बच्चों को उस रूप में सही दिशा में बढ़ाने में कामयाब हुआ है? देखिए, महात्मा गांधी ने इसी बात पर जोर दिया था कि अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और ये हो भी रहा है भारत में कि रटाफिकेशन कर रहे हैं बच्चे। वो जो मार्क्स की होड़ लगी है, पेरेंट्स के दिमाग में ये है कि मेरा बच्चा 99%, आजकल तो 100% लेके आने लगा है बच्चा, तब भी इतना प्रेशर पेरेंट्स दे रहे हैं कि आप यहाँ नहीं सक्सेस। और जब नौकरी लेने जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसको रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मैं बहुत ही खुश हूँ उस बात से कि उन्हें एक बुनियादी रोजगार दिया जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप 6th क्लास से स्टार्ट कर दी जाएगी। उनकी 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक उन्हें ये सिखाया जाएगा कि आपकी जिस चीज में रुचि है आप उसी में अपने आप को एक्सेल करिए, अपने आप को आगे के लिए बनाइए कि आपको आगे रोजगार भी देने। इसीलिए मोदी जी ने भी बहुत सारी इसमें नीतियां बनाई हैं जो एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में तो अब ये कोडिंग स्टार्ट कर दी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल टेस्ला को देखो, एलन मस्क को देखो, कहाँ विदेश में सब बच्चे आगे जा रहे हैं और हमारे देश में अभी तक वो बच्चे एक कंप्यूटर की स्क्रीन को दिखाया जाता है कि ये कंप्यूटर है और ये आपका कीबोर्ड है, पर उनको ये चीजें सिखाई नहीं जाती कि आप जब नौकरी पे जाओगे तो आपको ये सब करने आना चाहिए। बुनियादी तौर पर आपको ये सब काम करना पड़ेगा। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, जैसे कि चर्चा जारी है, आप जानते हैं हम माध्यमिक शिक्षा के बारे में आ गए हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा से ही एक नींव मजबूत करने की स्थिति में हम लोग होते हैं। अपने बच्चों को उस रूप में शिक्षित करना चाहते हैं जो कि वास्तव में वो हमारे समाज की धरोहर बन सके और देश के विकास में एक सार्थक भूमिका निभा सके। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह की माध्यमिक शिक्षा का स्तर इस समय हिंदुस्तान में, भारत में है, तो वो अपने आप में एक
कामयाब रूप में सामने नजर आता है? माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी अभी जो नई शिक्षा नीति जो आने वाली है, जो लागू होने वाली है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों को। जैसे कि डॉक्टर मनीषा जी ने भी बताया, तो मैं उनकी बात से पूरी सहमत हूँ कि बच्चा 6 क्लास से ही अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर पाएगा। उसे कहाँ जाना है, खेल में जाना है, उसे कोई डॉक्टर बनना है या बिजनेस करना है, या मतलब जो भी उसे करना है तो वो चुनाव कर पाएगा 6 क्लास से। तो उसका जो मतलब पटरी है वो उसी लाइन पे आ जाएगी जहां वो जाना चाहता है। अभी तक क्या है कि हम एक शिक्षा दे रहे, नहीं पढ़ो आप 10th तक आपने पढ़ना है, 10th पास करनी है, अब आपको 12th पास करनी है, उसके बाद आपको कॉलेज जाना है। तो बच्चे को 12th के बाद भी पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, वो बनना क्या चाहते हैं, बन क्या जाते हैं। तो अभी जो नई शिक्षा नीति जो आने वाली है तो उससे काफी बच्चों को फायदा होने वाला है। जी दोस्तों, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब है हमारे, और देश में किस तरह के कैरियर को अगर हम चुनते हैं तो उसका सुखद भविष्य है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समय समय पर गाइडेंस के रूप में हमारे शिक्षक और हमारे अभिभावक दोनों हमें गाइड करते हैं। लेकिन वक्त कम वक्त बहुत बुरी चीज है। वक्त के हिसाब से अगर हम अपने आप को अपडेट करेंगे तो हम हमेशा कामयाब रहेंगे, लेकिन वक्त से पीछे रह जाएंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को गंभीरता के विषय पर हम ला रहे हैं। हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जबकि हम बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उसके भविष्य का भी निर्माण करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, देश से जुड़ा है। तो उसके लिए जब शिक्षा की माध्यमिक शिक्षा के बाद में उसके कैरियर को संचालित करने की बात आती है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो पत्रकार बन सकता है, वो पायलट बन सकता है, और वो एक अच्छा नेता भी बन सकता है। क्योंकि नेता पहले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन आज एक शिक्षित व्यक्ति अगर वो होगा तो अपने देश के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर दहिया से कि जिस तरह की हम चर्चा के मोड़ पर आ गए, गंभीरता का विषय है कि जब हम बात करते हैं कि उसके कैरियर में एक निर्णायक मोड़ लाना है, उसको हमने ऐसा स्वरूप देना है, शिक्षा का ऐसा स्वरूप देना है कि वो टेक्निकल एजुकेशन और देश के निर्माण में योगदान दे सके, रोजगार के साथ साथ वो अच्छे बड़े काम कर सके, चाहे वो वैज्ञानिक की शिक्षा ले, चाहे वो पायलट बने, चाहे वो एजुकेशनिस्ट बने, पत्रकार बने, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो इस फील्ड में क्या भारत अपने मानक तय कर पाया है? क्या वो ऊंचाई को छू पाया है इस पर कि हम बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे? नहीं, देखिए मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि बच्चों को हम एक किताबी कीड़ा बना दिया है, हमें मार्क्स से उन्हें रिलेट कर दिया है कि पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशंस है कि इतने मार्क्स वो लेकर ही आएगा। वैल्यूज जो हमारे संस्कार थे वो कहीं ना कहीं वो बच्चे भूलते जा रहे हैं। आज देखिए, एक बच्चा अपने बाप का मर्डर कर देता है, अपने भाई का मर्डर कर देता है, अपने सहपाठी का मर्डर कर देता है। वो क्या है? ये संस्कार हमारे बच्चों से चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? उनका भी कसूरवार हम और आप ही हैं, और ये समाज है, और कोई नहीं है। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हमारे जॉइंट फैमिली हमारे साथ ना हो, हम अकेले हस्बैंड वाइफ रहे, बच्चे रहें। और उन बच्चों को क्या मिलता है? हस्बैंड भी काम पे चला जाता है, वाइफ भी काम पे चली जाते हैं, और बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं। वो पीछे बच्चा क्या लेके बैठा है? एक मोबाइल लेके बैठा। वो क्या देख रहा है? किसी के पास टाइम नहीं है। दादा दादी नाना नानी घर में आ जाते हैं तो कोई संस्कार उनको नहीं सिखाया जाता, उल्टे घरों में लड़ाइयाँ गृह कलेश होने लग जाता है। क्यों? और वो बच्चा इस सब चीजों को देख रहा होता है, तो वो भी आगे जाके वही काम करेगा जो उसने अपने परिवार में, अपने समाज में देखा है। तो हमें अपने शिक्षा के साथ हमें वैल्यू देना बच्चे को बहुत जरूरी है। आज दूसरे देशों में देखिए, वो भारत को हर तरफ से मान रहे हैं कि हमने कोविड को भी बड़े अच्छे से किया है, हर चीज को हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। फिर हम क्यों पाश्चात्य संस्कृति को लेके इतना आगे वो चाह रहे हैं कि हमें उनको अनुसरण करना है, हमें यूएस को अनुसरण करना, यूके को करना है? क्यों? भारत का अपना नाम है, भारत की अपनी एक संस्कृति है। हमें अपने बच्चों को वैल्यू देने, संस्कार देने, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने। सबसे पहले अच्छा नागरिक कुछ भी कर सकता है, वो एक स्किल भी सीख लेगा, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन सबसे पहले वो अच्छा होना जरूरी है। संगीता जी, आप भी बहुत अच्छे विचार व्यक्त कर रही हैं, और जिस मोड़ पर हम लोग हैं, जिस गहन विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें देश के लिए कई लोगों ने कई बातें कही हैं।
शॉर्ट में अगर हम उसको कहें तो मंतव्य यही है कि दोस्तों, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं बात करता। हम सभी का उद्देश्य यही रहना चाहिए, राष्ट्र प्रथम। अगर देश है तो हम सब हैं, अगर देश की माटी से हम जुड़े हैं तो हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। और यही सोच हमारी एजुकेशन पॉलिसी में होनी चाहिए, यही संस्कार हमारे परिवार से मिलने चाहिए और यही हमारे समाज में भावना जो है उसका प्रवाह रहना चाहिए। संगीता जी, जिस तरह की बात हम कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन में हम रोजगार की तरफ भागते हैं, हम रोजगार के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें सीखें जो देश के निर्माण में हम योगदान कर सके, तो वैसी एजुकेशन इस समय किस रूप में आप उसको देखते हैं? देखिए, जो बच्चे को जो सीखना है वो सीखता है। पहले तो हमारे घर का माहौल कैसा है या उन्हें कैसे संस्कार मिल रहे हैं उसके ऊपर जाता है। जैसे कि मैं गरीब बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्नेह देती हूँ, उन्हें प्यार देती हूँ। तो मेरे 15-1 साल हो गए होंगे उन बच्चों को पढ़ाते हुए। तो आज मेरे बच्चे कुछ ना कुछ वो बन गए हैं। ना तो वो चोरी कर रहे हैं, ना चकारी कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि अगर कोई भी क्राइम है वो झुग्गियों से आता है, गरीब लोगों से आता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल असत्य है। तो उन्हें आपके टच की, आपके प्यार की, आपके स्नेह की जरूरत है। आपने क्या संस्कार दिए हैं वो जरूरत है। तो अगर वो सब चीजें उन्हें मिलती हैं तो बच्चा सही दिशा पकड़ लेता है। अब मान लिया बच्चा बचपन से अच्छे दिशा में जा रहा है, वो पढ़ रहा है और आगे हायर एजुकेशन तक आते आते उसके संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी शिक्षा पद्धति हो गई है वो कहीं पीछे हट गई है। मतलब हम पाश्चात्य शैली को बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं, अपने संस्कार कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें जो है अपने हमारी जो भागवत गीता है, हमारे जो पुराण है या इस तरह की स्टोरीज राजा रानियों की हमें पढ़ाई जाती थी कि हमारे अंदर वो संस्कार कूट के भरे हुए हैं। अगर हम चाहें भी तो हम गलत रास्ता नहीं अपना सकते, मतलब हमारा दिल गवाही नहीं देता है, क्योंकि हमने वो संस्कार प्राप्त किए हैं। जब हम स्कूल में प्रेयर करते थे तो हमारी प्रेयर भी इस तरह की होती थी जो प्रेरणादायक होती थी, लेकिन वो सब चीज़ें आज खत्म होती जा रही हैं। तो वो चीज़ें फिर से लागू होनी चाहिए। उसी तरह की शिक्षा की जो शैली है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे भटके नहीं, जो वो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। दोस्तों, टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क हमेशा से कोशिश करता है कि समसामयिक विषयों पर आपके साथ में बैठकर और अपने खास जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करें और एक कोशिश करें एक बिंदु पर पहुंचने की जहां से कि हमारा स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की संभावना बनती है। तो आज यही शिक्षा नीति का जो विषय है उसको हमने चुना है और दोनों ही पैनलिस्ट बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत ही अपने गुणवान हैं। उनके पास में जो ज्ञान का भंडार है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंचे। आप भी इस बात को मानिए कि अगर हम मजबूत हैं तो देश भी हमारा मजबूत रहेगा। आखिर में इस चर्चा के निर्णायक मोड में हम आ गए हैं और हम यहाँ पर इस बात को इंगित करना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। 2020 का आपने नाम सुना है। 2020 का मैच हर कोई देखता है, खुशी से देखता है, खासतौर पर यंगस्टर्स भी और आज की भारत की महिलाएं भी वो देखना चाहती हैं, परिवार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो खेलते हैं और जितना इंटरेस्ट से हम वो मैच देखते हैं 2020 का, उतना ही निराशाजनक ये 2020 साल हमारा जिंदगी में आ गया था। इसको हम याद नहीं करना चाहते। 2020 कोरोना महामारी को लेकर आया, उसने हमारे भीतर के जज्बातों को काफी क्षीण किया। उसकी वजह से हमारे परिवार में, हमारे समाज में खांसी आ गई, उसकी वजह से हमारे परिवार में, हमारे समाज में रुकावटें हैं। दोस्तों, हम उसको याद नहीं करना चाहते, लेकिन हम 2021 में एक ऐसी आधारशिला रखेंगे जो कि वास्तव में उस एहसास को हमसे दूर रखेगी। कोविड-19 की बीमारी ने पूरे समाज में काफी कुछ कमियां पैदा की। चलते चलते आखिर में अपने पहले से मैं सवाल करना चाहता हूं कि कोविड-19 की बात अगर हम करते हैं तो एजुकेशन में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, एजुकेशन में टीचर स्कूल नहीं जा पाए, उनको शिक्षित करने का माध्यम सरकार ने चुना। कोई सरकार की ड्यूटी है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो क्या ये 2020 का वर्ष
शिक्षा के जगत में बच्चों के करियर को लेकर एक नेगेटिव साथ तुम्हारे पास अगर कठिन समय आएगा तो तुम उसको कैसे झेलोगे। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को सीखना कि आप कैसे बाउंस बैक करोगे। और बच्चों ने बहुत सपोर्ट भी किया, टीचर्स भी आए आगे, सबने अपना जैसे जैसे है योगदान दिया, समाज ने भी योगदान दिया, देश ने योगदान दिया। और ये बहुत ज़रूरी था कि इस कठिन समय में सबका एक हो जाना। हाँ, एक कहीं ना कहीं बच्चों का ये साल बहुत ही उनके जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी थी उसके लिए मैं मानती हूँ बहुत ही जो लर्निंग गैप आया है वो बहुत बड़ा गैप आया है। एक 3 साल का बच्चा, उसे ये नहीं पता कंप्यूटर पे बैठ के कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो सुन रहा है, बट उसका जो मोटर स्किल था, उसका जो खेलने का, जो अपने सहपाठियों के साथ हर चीज़ को शेयर करना था, वो क्या ऑनलाइन सीख सकता था? नहीं सीख सकता। वो उसका 1 साल जो दिमाग था उसका वो पूरा स्टेबल हो गया है। ये मानते हैं कि 8 साल की उम्र तक इतना दिमाग होता है कि बच्चा हर चीज़ को अपने आप में ले लेता है, सब चीज़ें सीख लेता है। पर अब वो कहाँ से भरपाई कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। उसका ये साल तो इस चीज़ में चला ही गया है कि वो अपने सहपाठियों के साथ बैठा नहीं, उसने अपनी बातों को शेयर किया नहीं, उसने सिर्फ जो पेरेंट्स ने बोला, जो ऑनलाइन उसने सुना उसको किया है। रहा हमारे हायर स्टडी में, आज मैं कहती हूँ कि हमारी सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं ये दिखाने के लिए कि हम जेईई मेंस ले लेंगे, नीट्स ले लेंगे और बच्चे को उतना ही टफ कंपटीशन देंगे। क्या उस बच्चे से पूछा गया है कि उसने क्या पढ़ा है, उसको कितना आता है? वहाँ से टीचर्स का प्रेशर आ रहा है कि हमने तो अपना सिलेबस करवा दिया है क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। वहाँ से एक प्रिंसिपल का डंडा है उनके ऊपर कि तुम्हें सिलेबस करवाना है क्योंकि स्कूल हमें चलाना है। प्रिंसिपल पर एक मैनेजमेंट का डंडा है, मैनेजमेंट पर कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर का डंडा है। तो ये सब में सब कहीं ना कहीं उस बच्चे को भूल गए हैं कि वो क्या कर रहा है। ना तो वो अपने किसी सहपाठियों से मिला है, ना उसने अपने कोई विचार शेयर किए हैं, और ऊपर से पेरेंट्स, उनको तो पूरा साल उनको बच्चों को झेलना पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो यही बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 99% लेके आना है। कोई भी आज ये सवाल नहीं कर रहा, उस बच्चे से नहीं पूछ रहा कि तुझे कितना सीखना था और तुझे कितना आया है। वो बच्चा बार बार कह रहा है कि मेरा अब स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे ऑनलाइन में कुछ नहीं समझ रहा है। लेकिन ना कोई स्कूल सुनना चाह रहा है, ना कोई पेरेंट्स सुनना चाह रहा है, ना कोई एजुकेशन मिनिस्टर ना कोई सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। सब आगे बढ़ते जा रहे हैं कि इस डेट को फिक्स कर दिया गया है कि जेईई मेंस का पेपर होगा, इस डेट को नीट का होगा। 4 बार कर दिया, 4 बार क्या होगा? जब बच्चे को समझ ही नहीं आया, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो 4 बार भी देगा तो रिजल्ट तो वही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये डॉक्टर मनीषा दहिया जी हैं जिनके विचार ऐसे रहे। आप जानते संगीता तलवार जी उदास क्यों है, पहले बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल उदास नहीं। 2020 ने सबको उदास कर दिया, संगीता जी ज्यादा उदास है। संगीता जी उदास मत होइएगा, 2020 जा चुका है और दोस्तों 2021 आ चुका है। 2021 में क्या 2020 की जो कड़वाहट है वो कुछ रंग लाएगी? जिस तरह से बच्चों को शिक्षा का अभाव रहा, डायरेक्ट एजुकेशन जैसे वो क्लास में लेते थे उन्हें नहीं मिली, उसका कितना दुष्प्रभाव आने वाले समय में देखते ही आप? उसका काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों ने जो शिक्षा उन्हें मिलनी थी वो शिक्षा तो वो ले नहीं पाए हैं। क्योंकि टीचर्स भी हम जब स्कूल में जाते हैं एक रेगुलर इंटरवल्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड हमारा मैथ्स का होगा, फिर साइंस का होगा, फिर ये होगा, फिर लंच होगा, अब हमारा प्रैक्टिकल होगा, कुछ होगा। तो अब उसमें क्या है कि टीचर्स को कभी तो 9 बजे उनकी क्लास ले रही हैं। हमने बच्चों से बात की, वो कहते हैं मैम रात को 10 बजे भी टीचर हमारी क्लास ले लेती हैं। तो एक रूटीन नहीं था। एक रूटीन होता है क्लास लेने का। ये तो है ही कि आपका इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा है टीचर से, तो उतनी तो आपको समझ में नहीं आ रही हैं बातें जितनी आपको एक क्लास में आती हैं। लेकिन एक अनुशासन भी नहीं था क्लास का कि हाँ क्लास में जो एक पीरियड वाइज होता है, एक हम लगातार हम क्लास लेते हैं, वो चीज़ नहीं था। उनको असाइनमेंट्स दिए गए, असाइनमेंट वो घर से करके लाते थे। अब जो एक क्लास में असाइनमेंट होता है, बच्चे की बुक्स बंद होती हैं, एक टेस्ट की तरह से होता है। अब घर पर वो लेके आ रहे हैं, अपना बड़ों से पूछ लिया, गूगल कर लिया, बुक में से देख के कर लिया। तो आप ये खुद ही सोचिए कि बच्चों का कितना डेवलपमेंट हुआ होगा या कितनी उन्होंने स्टडी की होगी, उन्हें क्या समझ में आया होगा। तो काफ़ी मतलब बच्चों के ऊपर काफ़ी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है और आगे आने वाली क्लास में उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मान लिया बच्चा 11th में है, वो 12th में गया है, जब तक आप 11th को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 12th को कैसे पढ़ेंगे? आप 9th में हो, 10th में जा रहे हो, 9th को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तो 10th कैसे पढ़ोगे? तो काफ़ी इस चीज़ का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। उनके ऊपर इस साल डबल
डबल शिक्षा का बोझ आने वाला जी है। दोस्तों, ये थी मीठी मीठी चर्चा जो आज सुन रहे थे हमारे पैलेस के साथ में, और शिक्षा नीति की जो बातें थी, साथ में शिक्षा का जो 2020 का वर्ष गया है उसको लेकर हम काफी पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। सबने अपने अपने विचार से अपनी अपनी बातों को रखा। हमारा मानना ये है कि 2020 का जो वर्ष गया है, कोविड-19 का जो महामारी थी, उसने एक सांप की तरह दंश मारा उस पर, और 2020 को हम एक कड़वे ऐतिहासिक साल के रूप में हमेशा याद रखेंगे और उसको हम भूलना चाहेंगे, लेकिन भूली नहीं जा सकती वो चीजें। उसकी वजह से जो दर्दनाक मौतें पूरे विश्व में हुई हैं, उसकी वजह से जो हमारी पीढ़ियां पीछे रह गई है, विकास ठप हो गया है, सरकारें लाचार दिखी है और कई सरकारें पलट भी गई हैं। लेकिन 2020 से क्या भारत में हमारे बच्चों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ा है, इस पर हमने काफी कोशिश की जानने की, पहचानने की, और हम हमेशा लड़कर जीतने वाले लोगों में से हैं, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, और इसीलिए तो हम इस धरती को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। मेरा विश्वास यही है कि टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क की जो पहल है, जो आज विषय चुना गया है, वो आपको पसंद आया होगा, और जो विचार मैंने पैलेस ने दी हैं वो आप तक पहुंचे होंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और अगले अंक में आप किस विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं उसकी भी जानकारी हमें अवश्य दीजिएगा। आपका अपना चैनल है टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क, आप हमेशा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, और हम आपके बहुत आभारी हैं। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, फिर से चर्चा करेंगे नए पैनलिस्ट के साथ में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।